हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSR क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किसी स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है। ये आप में से मैक्सिमम लोगों ने याद किया हुआ है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होता है, और इसको कई बार हम गॉस लॉ से भी प्रूव कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। याद रखो, मैं वो कंडीशन डिस्कस करूंगा जिसमें स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर ज़ीरो प्रूव करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी दो चीज़ों की, एक तो सॉलिड एंगल की और दूसरा रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड दी प्लेन एंगल। तो मैं इन दोनों के बारे में पहले कुछ देर बात करूंगा और फिर मैं आऊँगा मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए कि किसी हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, इन दोनों एंगल में आपस में रिलेशन किस तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन इनके बीच में रिलेशन निकालने से पहले मैं आपको सॉलिड एंगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जरा वो रिमाइंड करा दूं। इसके बाद फिर मैं रिलेशन निकालता हूं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, सॉलिड एंगल को डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि अगर एक छोटा सा एरिया है ds, ठीक है, और एक है पॉइंट P, तो पॉइंट P पर इस एरिया ने कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम इस एरिया ds से कई सारी स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं उसके हर एक पॉइंट से, और सारी स्ट्रेट लाइंस को हम कन्वर्ज करा देते हैं पॉइंट P पर। जब ये सारी स्ट्रेट लाइन कन्वर्ज हो जाती हैं पॉइंट P पर, तो एक शेप बन जाता है जो कि कोन जैसा नज़र आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कोन की तरह का शेप है। तो सॉलिड एंगल का मतलब होता है हमको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना, ये जो मैंने वाइट इंक से बनाया है ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं सॉलिड एंगल को, इस छोटे से एरिया ds ने जो सबटेंड किया है, ds इक्वल्स टू d ओमेगा इक्वल्स टू d ओमेगा इज द सॉलिड एंगल, d ओमेगा इक्वल टू ds अपॉन, मान लेते हैं कि पॉइंट P से सरफेस ds की डिस्टेंस कितनी है, r है, तो वो है ds अपॉन r स्क्वायर। और इसमें एक और चीज़ ऐड हम करते हैं एन कैप डॉट आर कैप। अब एन कैप क्या है, इसमें एन कैप है जो स्मॉल एरिया ds हमने कंसिडर किया है उसकी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। तो ds की डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर आएगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस मैंने लिया और इसको लिखा मैंने एन कैप। आर क्या चीज़ है, पॉइंट P से मैंने सरफेस को ज्वाइन किया जिस लाइन से, वो आर है, उसको चाहो तो आप रेडियस वेक्टर कह सकते हो, और इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है आर कैप से, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन या डिफाइनिंग इक्वेशन या फॉर्मूला कह सकते हो सॉलिड एंगल का। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्मॉल एरिया है ds, इसको स्मॉल लेने की वजह ये है कि पॉइंट P से अगर हम ds के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो जो डिस्टेंस है वो सेम आनी चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके और पॉइंट P तक की डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो ds को, तो ds को हम किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करें या ds के किसी भी पॉइंट को पॉइंट P से ज्वाइन करें, तो वो डिस्टेंस कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर हम एरिया बड़ा ले लेंगे, मान लो मैंने इतना बड़ा एरिया ले लिया और ये पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस अलग होगी, ये डिस्टेंस अलग होगी, ये वाली डिस्टेंस अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। सो ऑल दीज डिस्टेंसेज आर डिफरेंट, दीज डिस्टेंसेज आर नो लॉन्गर सेम इफ वी टेक एरिया ds ए बिगर एरिया, ठीक है। तो बिगर एरिया आपको नहीं लेना है, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमने एन कैप डॉट आर कैप इसलिए लिया है जिससे कि हम ये एंश्योर कर सके कि हम वही एरिया ले रहे हैं जो कि आर के परपेंडिकुलर है, यानी कि हमको ds एरिया का वो वाला प्रोजेक्शन चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ds का प्रोजेक्शन चाहिए जो कि सारी डिस्टेंसेज या सारी जो स्ट्रेट लाइंस हम ज्वाइन करेंगे उन स्ट्रेट लाइंस की परपेंडिकुलर हो, ये एंश्योर करता है डॉट प्रोडक्ट। तो d ओमेगा इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर एन कैप डॉट आर कैप है। लेकिन अगर कोई बड़ा एरिया हो, ठीक है, मान लो कि ये बड़ा वाला एरिया है और पॉइंट P यहाँ पर है, तो इसने कितना एंगल सबटेंड, सॉलिड एंगल सबटेंड किया, इसको निकालने के लिए हम क्या करें, तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P से हर एक पॉइंट की, ये डिस्टेंस तो सेम नहीं है, ठीक है। तो हमें इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढना होगा, कोई तरकीब लगानी होगी, कोई ट्रिक सोचनी होगी। तो वो ट्रिक ये है कि सॉलिड एंगल को के बारे में आप एक चीज़ और समझो
कि अगर ये जो कोन का सरफेस है ये वाला, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक स्फेरिकल कैप बनाई। ये कंप्लीट स्फीयर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, हेमी स्फीयर है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कोन कि कोन कितना बड़ा है। जैसे एक स्फीयर है तो अगर कोन का केवल इतना वाला पोर्शन यहाँ पर फिट हो रहा है तो कैप इतनी बड़ी होगी, ये वाला। अच्छा देख नहीं रहा आपको। अगर मैंने ये स्फीयर लिया, अगर कोन का इतना वाला हिस्सा स्फीयर के टच में है तो जो कैप का साइज है हमको इतना लेना होगा। अगर कोन इसके डायमीटर के बराबर हो गया, यानी कोन की जो रेडियस है स्फीयर की रेडियस के बराबर है, तो फिर जो कैप होगा वो परफेक्ट हेमीस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। अब ये हम कैप क्यों बनाते हैं? हम कैप इसलिए बनाते हैं कि पॉइंट पी से ये जो कोन का सरफेस था, इस कोन के सरफेस की डिस्टेंस तो हर पॉइंट से सेम नहीं है। पॉइंट पी से इस कोन के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस तो सेम नहीं है, लेकिन ये जो स्फेरिकल कैप मैंने बना दी है ऊपर, इस स्फेरिकल कैप के हर एक पॉइंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस कैसे आएगी? सेम आएगी, यानी ये डिस्टेंसेस सेम होंगी। और ये जो हमने पार्ट ऑफ द स्फीयर बनाया है, ऊपर कैप बनाई है, वो हमने इस तरह से बनाई है कि उसका सेंटर कहाँ पर आए? पॉइंट पी पर आए, ठीक है। इस अब यहाँ पर तो बनाना मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है इस डायग्राम में, तो ये कैप इस तरह से बनेगी, या मैं दोबारा ही बना दूं कैप को, कि अगर इसका सेंटर पॉइंट पी पर लिया गया है तो जो कैप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। अब आप समझ जाना इसका कि सेंटर पॉइंट पी पर होगा, तो सिंप्लिसिटी के लिए ये मैंने कैप यहाँ पर बना दी। अब जितना सॉलिड एंगल इस कैप की वजह से है, यानी जो ये जो स्फेरिकल कैप है, जितना सॉलिड एंगल सेंटर पर इस कैप ने स्फेरिकल कैप ने सबटेंड किया है, उतना ही सॉलिड एंगल कौन सबटेंड करता है? ये कौन सबटेंड करता है। अब इसको समझने के लिए आप बहुत सिंपल सी एनालॉजी लगा सकते हो कि अगर पॉइंट पी पर मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, तो उस लाइट के सोर्स से जितनी रेज इस कोन के सरफेस को क्रॉस करेंगी, उतनी ही नंबर ऑफ रेज कहाँ से क्रॉस करेंगी? इस स्फेरिकल कैप के सरफेस से क्रॉस करेंगी। दोनों से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइट रेज सेम है, इसलिए दोनों का सॉलिड एंगल भी सेम है, ठीक है। आप ये वाली एनालॉजी इसमें यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। तो डी एस और स्मॉल एरिया है। अगर एरिया स्मॉल नहीं है तो फिर हम एक कैप बना देते हैं। कैप बनाने का पर्पज़ क्या होता है? जिससे कि कैप के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस पॉइंट पी से सेम हो जाए, ठीक है। और फ्लक्स कोन के सरफेस से और कैप के सरफेस से पास होने वाला सेम होता है, तो दोनों का सॉलिड एंगल भी सेम है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, सिचुएशन ये है कि एक कोन गिवन है हमको। इस कोन का रेडियस हम मान लेते हैं कि आर के बराबर है, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है? थीटा के बराबर है। हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये वाला जो पोर्शन है या इस कोन ने कितना सॉलिड एंगल यहाँ पर सबटेंड किया है, ठीक है। वो सॉलिड एंगल निकालना है। तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए अब कोन का जो साइज़ हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये कोन का साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, तो वो जो डेफिनेशन है डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, तो अगर ये सरफेस को मैं कोन का जो सरफेस है, ये वाला सरफेस अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो पॉइंट सी से ये सारे पॉइंट्स जो है सरफेस के, कोन के सरफेस से, इनकी डिस्टेंस सेम नहीं है, सभी की डिस्टेंस सेम नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही कि मुझे एक ऐसा स्फीयर मानना पड़ेगा कि उस स्फीयर का सेंटर और इस कोन का एपेक्स सी दोनों सेम पॉइंट पर हो, और उससे जो कैप बनेगी यहाँ पर, उस कैप की हेल्प से मैं सॉलिड एंगल निकालूंगा, क्योंकि पॉइंट सी से इस कैप के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस अब सेम हो जाएगी। तब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल टू इतना वाला स्फीयर के सरफेस का एरिया ए अपॉन, और ये जो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? ये रेडियस ऑफ दी स्फीयर आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करने के लिए मुझे एक स्फीयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या काम किया कि एक स्फीयर इस तरह से बना लिया है, और इस स्फीयर की कितनी कैप चाहिए हमको? ये वाली जो कैप है, थोड़ा और साफ दिखने के लिए बना लेता हूँ, ये वाली जो पोर्शन है, ये जो कैप है स्फीयर का,
इस कैप ने पॉइंट सी पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया है उतना ही सॉलिड एंगल इस कोन के सरफेस ने सबटेंड किया होगा पॉइंट सी पर। ठीक है, तो कोन का जो सरफेस है उसके हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सी से सेम नहीं है, तो मुझको सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो मैंने स्फीयर कंसिडर किया है, यहाँ से इस स्फीयर की जो कैप है ये वाली, इस कैप के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस पॉइंट सी से सेम है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि सॉलिड एंगल ये कोन और जो स्फीयर की कैप है ये दोनों सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेंगे। यहाँ पर जो सॉलिड एंगल आएगा ये वाला, ये सॉलिड एंगल दोनों का सेम है। और विजुलाइज करने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताया है कि पॉइंट सी पर एक लाइट का सोर्स रखो। अगर कोन के सरफेस से, जो प्लेन सरफेस है कोन का, उसके प्लेन सरफेस से और स्फीयर की कैप से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते थे, यानी फ्लक्स कह सकते थे। लाइट का सोर्स अगर रखा है तो लाइट रेज जो होंगी कोन के प्लेन सरफेस से और स्फीयर की ये वाली जो कैप है इससे जाने वाली लाइट रेज सेम होंगी, इसलिए दोनों का सॉलिड एंगल कैसा होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ लाइट रेज सेम यानी कि सॉलिड एंगल सेम, ये वाली एनालॉजी यूज़ करना आगे भी। अब देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि ये जो कैलकुलस का पार्ट है और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर स्फीयर का रेडियस कितना है, r है, ये स्फीयर का रेडियस कितना है, अगर r के बराबर है। ठीक है, स्फीयर का रेडियस अगर r है तो इस कैप का एरिया कितना होता है, इस कैप का एरिया आएगा a इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो कैप मैंने बनाई है, ये वाली जो कैप है, इस कैप के सरफेस का जो एरिया है, टोटल एरिया, वो टोटल एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर विजुलाइज करना है, इस फॉर्मूले को रिमाइंड करना है, तो देखो अगर मैं थीटा को इसमें रख दूँ π/2, तो थीटा को अगर मैं π/2 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एक हेमीस्फीयर बन जाएगा। कंप्लीट हेमीस्फीयर बन जाएगा तो कॉस π/2 0 होता है, तो उसका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको ले लेता हूँ थीटा की वैल्यू को 2 पाई, तो 2 पाई किसका एंगल होता है, कंप्लीट एंगल यानी कंप्लीट स्फीयर आ जाएगा। तो थीटा की जगह अगर मैं पाई रखता हूँ तो कॉस पाई -1, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्फीयर का सरफेस का एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे कंप्लीट स्फीयर का एरिया या हेमीस्फीयर का एरिया नहीं चाहिए, मुझे केवल एक पर्टिकुलर कैप का एरिया चाहिए है, और उस कैप के इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, तो ये एंगल कितना आता है, थीटा के बराबर आता है। तो एरिया हो जाएगा a इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें r जो है ये कोन के प्लेन सरफेस की रेडियस नहीं है, ध्यान रखना कि ये r किसकी रेडियस है, r जो हमने एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया है उसकी रेडियस है। तो एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द कैप, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द कैप और कोन, दोनों का सॉलिड एंगल कैसा है, सेम है। तो उस सॉलिड एंगल को मैं लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल्स टू a अपॉन डिस्टेंस कितनी है, r के बराबर। तो ये जो कोन का सरफेस, सॉरी ये जो कैप का सरफेस है, स्फेरिकल कैप का जो सरफेस है, इसका हर एक पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो इसमें फिर हमको वो स्मॉल सरफेस वाला d ओमेगा और ds की जरूरत नहीं है, इसमें हम टोटल सरफेस एरिया ले सकते हैं। तो कैप का जो टोटल सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया है, वो टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आप इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 और 2 ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो ध्यान रखें कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम आगे यूज़ करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि ये किसका सॉलिड एंगल है, किस कंटेक्स्ट में हमने ये फॉर्मूला निकाला है। हमने ये निकाला है कि एक कोन है, इस कोन का जो प्लेन सरफेस है, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इसके सेंटर से अपेक्स की स्ट्रेट लाइन को, और ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर किसी कोन के
किसी कोण का सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो उसके अपेक्स पर जो सॉलिड एंगल है वो कितना है, ओमेगा इक्वल टू 2π1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा जो है सेमी वर्टिकल एंगल, ये प्लेन एंगल है, और ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल है। तो इसने जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया यहाँ पर, वो सॉलिड एंगल कितना है, 2π1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये आखिर हम इतना डिस्कशन कर क्यों रहे हैं इस पर, तो उसकी वजह है कुछ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं एक कोण बनाता हूं इस तरह से, और दूसरा कोण मैंने बनाया है ये वाला, ठीक है, इसका जो प्लेन सरफेस का एरिया है वो मैं मान लेता हूं कि A1 के बराबर है। इसका एरिया है A1 और इसका एरिया A2 है, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों में कॉमन है। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R1 के बराबर है, यानी हाइट कह सकते हो कोण की, और ये कितनी है, R2 के बराबर है। लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल दोनों के कैसे होंगे, ये सेम होंगे। जो डायग्राम की सिमेट्री आप देख रहे हो, दोनों के जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे। अगर दोनों के सेमी वर्टिकल एंगल सेम है, ठीक है, तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का रिलेशन अगर मैं निकालूं तो पॉइंट P पर लेफ्ट साइड वाला जो कोण है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, उसका सॉलिड एंगल होगा ω1 इक्वल्स टू, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो 2π1 माइनस कॉस थीटा। ये 2π1 माइनस कॉस थीटा इसका सॉलिड एंगल है, और इसने जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया होगा यहाँ पर वो आएगा ω2 इक्वल्स टू 2π1 माइनस कॉस थीटा। तो दोनों के जो प्लेन एंगल है वो कैसे हैं, सेम है। अगर दोनों के प्लेन एंगल सेम है तो फिर दोनों के सॉलिड एंगल भी सेम आ रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले रिलेशन को मैं देखूं, यस, तो उससे इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों कोण हैं, इन्होंने जो सॉलिड एंगल सबटेंड किए हैं वो सॉलिड एंगल कितने आएंगे, सेम आएंगे, यानी ω1 इक्वल टू ω2 इक्वल्स टू ओमेगा के बराबर। तो इन दोनों का सॉलिड एंगल कैसा है, सेम है। अब ये सॉलिड एंगल हम पढ़ इसलिए रहे थे, बेसिकली मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर हम एक कोण लेते, एक स्फीयर लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर को कंडक्टिंग स्फीयर मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये एक हमने मान लिया कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं हम, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हमने एक कंसिडर किया, ठीक है। सो दिस इज ए हॉलो, दिस इज ए चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। ये चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमको प्रूफ ये करना है कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। ये मुझको प्रूफ करना है। और इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इसके सरफेस पर है केवल। और जब भी हम इसको सरफेस पर चार्ज देंगे, सो बीइंग ए कंडक्टिंग मटेरियल, दिस चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ यूनिफॉर्मली, एंड वी नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। अब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, और इसमें हमको सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इतनी देर से सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक छोटा सा यहाँ पर एरिया कंसिडर करता हूँ। ये एरिया है A1, सरफेस पर एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, या dA1 ले लो जिससे कि लगे कि ये छोटा है। और इस एरिया के अपोजिट में मैं एक दूसरा एरिया कंसिडर करता हूँ। तो ज़रा क्लैरिटी आए उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ यहाँ से, इस पॉइंट से एक लाइन ये बनाई मैंने, और ये लाइन विजिबल हो, ज़रा इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं हम, और दूसरी लाइन और बना देते हैं यहाँ से।
ये मैंने दूसरी लाइन बना दी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको डायग्राम साफ साफ नज़र आए तो जो एरिया है हम थोड़ा बड़ा लेंगे यहाँ पर। तो ये है DA1, ठीक है। ये एरिया कौन सा है, DA1 लिया, और इसके ठीक अपोजिट सरफेस पर मैंने जो दूसरा एरिया कंसीडर किया इसको मैं मान रहा हूँ DA2 के बराबर। दीज एरिया DA1 एंड DA2 आर वेरी स्मॉल। देखने के लिए बड़े बनाए हमने, बहुत छोटे हैं। अच्छा, मैंने एक पॉइंट भी सिलेक्ट किया यहाँ पर, यह है पॉइंट P। तो आप ये देखो कि यहाँ पर एक कोन बन गया है जिसका एपेक्स कहाँ पर है, पॉइंट P पर है, ठीक है। और उसका जो प्लेन सरफेस है कोन का वो है DA1 और उसका जो एपेक्स है वो कौन सा है, पॉइंट P है। जो दूसरा वाला कोन है उसका प्लेन एरिया है DA2, प्लेन सरफेस का एरिया DA2 है और एपेक्स कितना है, P के बराबर है। पॉइंट P कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है जहाँ पर ये दोनों कोन मिल रहे होंगे, दोनों के एपेक्स कॉमन है यहाँ पर, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। DA1 और DA2 भी हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। इसके अलावा हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ R1 के बराबर है, और ये जो डिस्टेंस है सरफेस से, ये डिस्टेंस कितनी है, R2 के बराबर है। या आप कौन की हाइट भी कह सकते हो, ये R2 की, dR2 के बराबर है। दूसरी चीज़ ये है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने कितना ले लिया, सिग्मा के बराबर है। तो सरफेस DA1 पर जो चार्ज होगा उस चार्ज को मैं लिखता हूँ dQ1 इक्वल टू सिग्मा DA1, और सरफेस DA2 पर जो चार्ज है इस सरफेस पर वो है dQ2 इक्वल्स टू सिग्मा DA2 के बराबर। और DA1 और DA2 बहुत छोटे छोटे एरिया हमने कंसिडर किए हैं, तो इस पर जो चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अब कूलम्स लॉ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं पॉइंट P पर, इस वाले चार्ज की वजह से KQ/R² का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूं E1 इक्वल्स टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने K लिख दिया, K इंटू सिग्मा DA1 अपॉन R1², ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो आएगी वो होगी K सिग्मा DA2 अपॉन R2²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो DA2 पर जो चार्ज था यहाँ पर इसकी वजह से, और DA1 एरिया पर जो चार्ज था और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 के बराबर। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। अब एक चीज़ देखो कि अब यहाँ पर उस जो मैंने अभी सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कशन किया था उसका जिक्र हुआ कि अगर मैं इन दोनों के सेमी वर्टिकल एंगल देखूं, दोनों कोण के, तो इन दोनों कोण के जो सेमी वर्टिकल एंगल आएंगे वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे। इन दोनों कोण के सेमी वर्टिकल एंगल सेम आएंगे, इसलिए इन दोनों कोण की वजह से P पर जो सॉलिड एंगल है वो सॉलिड एंगल कैसा होगा, दोनों कोण का सेम होगा, क्योंकि दोनों के प्लेन एंगल सेम है। और सॉलिड एंगल होगा कितना, सॉलिड एंगल जो ये सबटेंड करेंगे वो होगा ओमेगा इक्वल टू DA1 अपॉन R1²। लेकिन दोनों का सॉलिड एंगल कैसा है, सेम है। तो DA2 अपॉन R2² और DA1 अपॉन R1², ये दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, सेम आएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से DA1 और R1² की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो E1 इक्वल्स टू आ जाता है K सिग्मा इंटू ओमेगा, और E2 कितना आ जाता है, ये भी आ जाता है K सिग्मा इंटू ओमेगा। यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, सेम। लेकिन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है सिग्मा DA1 की वजह से उसकी डायरेक्शन ये है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इधर होगी। और सिग्मा DA2 जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। तो ये है E2। लेकिन E1 और E2 का जो मॉडुलस है वो कैसा हमने प्रूव कर दिया, सेम। इसलिए E1 माइनस E2 होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। तो स्फीयर के अंदर जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था P, या जो दो एरिया सेलेक्ट किए थे, ये ऐसे
रैंडम थे, आर्बिट्रेरी थे, तो इसलिए कोई भी एरिया अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ छोटा सा, तो उस एरिया के ठीक अपोजिट जो एरिया होगा, उस एरिया की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर मैंने किया है उससे आपको समझ में आ गया कि अगर कोई कंडक्टर है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा। अच्छा, इसमें स्फीयर का कंडक्टिंग होना जरूरी नहीं है, कंडक्टिंग होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मस्ट बी यूनिफॉर्म। अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लें और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कर दें, तब भी उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। और लॉजिक या रीजनिंग हम यही दे सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर होने की वजह से बेनिफिट ये होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है। और अगर आप एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर लेते हो और उस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है, तब भी उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। तो इतना डिस्कशन होने के बाद स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको डिस्कशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। ठीक है, बाय बाय।